In our previous lecture, we studied branches of chemistry, and in this lecture, we will discuss about basic definitions that are used in chemistry, like matter, which is divided into mixture and substance, which are then further subdivided. And that table is very important regarding that it will help you to understand it more effectively. So, what is matter? Matter is simply defined as anything that has mass and occupies space. तो मैटर हम किसी भी उस चीज़ को कहते हैं जो कि मैस रखती है और स्पेस को ऑक्यूपाई करती है. आवर बॉडीज़ एज वेल एज ऑल द थिंग्स अराउंड अस आर एग्जांपल्स ऑफ मैटर. हमारी बॉडीज़ और हमारे इर्द गिर्द तमाम चीज़ें क्योंकि वो मैस रखती हैं और कोई ना कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं, इसलिए हम उन्हें मैटर में ही कहते हैं. इन केमिस्ट्री वी स्टडी ऑल टाइप्स ऑफ मैटर्स दैट कैन एग्जिस्ट इन एनी ऑफ थ्री फिजिकल स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस. As we discussed earlier that there are three states of matter which are solid, liquid और gas. तो हम उन तीन physical states में matter को discuss कर सकते हैं. A piece of matter in pure form is termed as a substance. Now we can see that matter is dividing itself into two things. One is mixture and other is substance. तो जो प्योर फॉर्म है मैटर की, यानी कि मैटर का कोई भी पीस जो कि प्योर फॉर्म में है, वो हम कहते हैं कि वो कहलाता है सब्सटेंस. एवरी सब्सटेंस हैज़ ए फिक्स्ड कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स. क्योंकि सब्सटेंस एक प्योर फॉर्म है तो उसकी जो कंपोजिशन है वो भी फिक्स्ड रहती है और उसकी फिक्स्ड कंपोजिशन की वजह से ही वो स्पेसिफिक यानी कि मखसूस प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है. वेयर एज जबकि इम्प्योर मैटर इज़ कॉल्ड ए मिक्सचर. लेकिन जो मैटर की इम्प्योर फॉर्म है उसको हम कहते हैं मिक्सचर, which can be further subdivided into homogeneous or heterogeneous mixture in its composition. You can also notice that it has been given in this table that mixture is subdividing into homogeneous and heterogeneous mixture, and substance is subdividing into elements and compounds. We know that every substance has physical as well as chemical properties. The properties those are associated with the physical state of substance are called physical properties. वो properties जो कि physical state के साथ associate होती हैं उनको हम physical properties कहते हैं. वो properties जो भी किसी मैटर की या किसी सब्सटेंस की फ़िज़िकल स्टेट के साथ एसोसिएट करती हैं, यानी कि उसकी उस फिज़िकल स्टेट की होने की वजह से हों, यानी कि अगर वो सब्सटेंस सॉलिड में पाया जाता है या गैस में पाया जाता है या लिक्विड में पाया जाता है, तो उसकी उस स्टेट की वजह से वो जो प्रॉपर्टीज़ रखता है उनको कहते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़. like color, smell, taste, hardness, shape of crystal, solubility, melting or boiling points. For example, when ice is heated, it melts to form water. अब आइस है वो सॉलिड फॉर्म में है, जब हम उसे हीट करते हैं तो वो मेल्ट होती है, वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो जाती है. व्हेन वाटर इज़ फर्दर हीटेड, और जब हम वाटर को फर्दर हीट करते हैं तो वो बॉयल हो जाता है टू गिव स्टीम. तो स्टीम जो है वो गैस की एक फॉर्म है, यानी कि पहले सॉलिड से वो लिक्विड में चेंज हुआ और फिर लिक्विड से गैस में. इन दिस इंटायर प्रोसेस ओनली द फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर चेंज वेयर एज इट्स केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स द सेम. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसकी केमिकल कंपोजिशन तो सेम है, यानी कि H2O, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलके वाटर का मॉलिक्यूल बन रहा है, यानी कि आइस के फॉर्म में भी उसकी कंपोजिशन वही है और उसके वाटर की फॉर्म में भी उसकी कंपोजिशन वही है और स्टीम की फॉर्म में भी उसकी कंपोजिशन वही है. लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज हो रही हैं क्योंकि उसकी फ़िज़िकल स्टेट चेंज हो रही है. जैसे कि अब सॉलिड है, सॉलिड में जो वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए जब हम बर्फ़ के लिए पानी भर के रखते हैं किसी भी बर्तन में, तो हम ये नोटिस करेंगे कि उसका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है जितना हमने पानी रखा होता है जब वो आइस की फॉर्म में बनती है, और वो हार्ड होती है बहुत ज़्यादा जो आइस होती है. जबकि हमें अगर पानी लगे तो वो इतना हार्ड नहीं लगता, लेकिन अगर एक बर्फ़ का टुकड़ा लग जाए तो वो ज़ख़म भी कर जाता है इवन. और जो वेपर्स हैं गर्म, उनकी अलहदा प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि अब ये देखें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी इनके चेंज हैं, सोलबिलिटी भी चेंज है, शेप भी चेंज हो जाती है. वाटर की अलग शेप है, यानी कि जब वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन आइस की फॉर्म है उसकी प्रॉपर शेप बनी हुई होती है.
और उसकी हार्डनेस भी चेंज होती है और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल 0 सेंटीग्रेड पे वो आइस की फॉर्म में एज ए सॉलिड एग्जिस्ट करता है, जबकि वो रूम टेम्परेचर पे एज वाटर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और गैस के फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है एट 100 सेंटीग्रेड। तो जब फिज़िकल स्टेट उसकी चेंज होती है लेकिन जो केमिकल कंपोजिशन है वो उसकी सेम रहती है। द केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है किसी भी सब्सटेंस की वो उसकी कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करती है। When a substance undergoes a chemical change, its composition changes and a new substance is formed. For example, decomposition of water is a chemical change as it produces hydrogen and oxygen gases. All materials are either a substance or a mixture. अब यहाँ पे वो ये हमें बता रहे हैं कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती हैं। अब यानी कि अगर हम देखें कि जो वाटर है वो पाया जाता है हमारे पास H2O की फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन जब हम इस वाटर को डिकम्पोज करवाते हैं तो ये वाटर का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है। तो जिसकी वजह से अब ये देखें, ये वाटर था, ये एग्जिस्ट कर रहा था किस फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था। अब यानी कि इसकी अगर हम कंपोजिशन देखें तो एक वाटर मॉलिक्यूल एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, यानी कि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। जबकि ये जब डिकम्पोज होते हैं तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गए यानी कि डिकम्पोज हो गए। ओके, और ये नेक्स्ट हमें ये बता रहे हैं कि जो हमारे पास मैटर है वो या तो एज ए सब्सटेंस पाया जाएगा और या वो मिक्सचर की फॉर्म में पाया जाएगा, यानी कि इन दोनों स्टेट में से किसी स्टेट में पाया जाएगा। अब हम ये सारा था इसकी कुछ चंद एक बेसिक डेफिनेशंस। अब हम आगे आ जाते हैं फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस की तरफ, और इसमें हम पहले स्टडी करते हैं एलिमेंट्स को। तो एलिमेंट्स क्या हैं? इन दी अर्ली एजेस only 9 elements carbon, gold, silver, tin, mercury, lead, copper, iron and sulfur were known। तो जो शुरू जब यानी कि केमिस्ट ने वर्क करना शुरू किया था, जो पिछले साइंटिस्ट थे उन्होंने वर्क करना शुरू किया था, तो तब सिर्फ 9 एलिमेंट्स ही उनका जाने जाते थे। और आप इनको याद कर लें क्योंकि ये MCQ में समटाइम्स आ जाते हैं। लाइक कार्बन सी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, गोल्ड AU से रिप्रेजेंट करते हैं, सिल्वर AG से रिप्रेजेंट करते हैं, टीन SN से रिप्रेजेंट करते हैं, मरकरी HG से, लेड PB से, कॉपर CU से, आयरन FE से एंड सल्फर S से। ये सारे इनके सैम्पल्स हैं। एट दैट टाइम इट वाज कंसिडर्ड दैट एलिमेंट्स वर द सब्सटेंसेस दैट कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर यूनिट्स बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस। और उस वक्त ये समझा जाता था कि जो एलिमेंट्स हैं वो प्योर सब्सटेंसेस हैं जिनको हम फर्दर सिंपल यूनिट्स में यानी कि छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते आम से केमिकल प्रोसेस को यूज़ करके। और 19th सेंचुरी के एंड तक 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, लेकिन अब इतने इसके ऊपर काम हुआ है तो अब 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें से 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। और मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट ये है कि ये कोई भी सब्सटेंस जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना हो, सेम टाइप ऑफ एटम्स जो कि सेम एटॉमिक नंबर रखते हैं और कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। It means that each element is made up of unique type of atoms that have very specific properties। अब हम ये देखने के एक एलिमेंट है, वो कार्बन का एलिमेंट है फॉर एग्जांपल, तो वो सेम कार्बन के ही एटम से मिलके बना होगा और उसका सेम ही एटॉमिक नंबर होगा उस एलिमेंट के अंदर, और उनको फर्दर हम सिंपल छोटे सब्सटेंसेस में डिवाइड नहीं कर सकते कि हम यानी कि ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स को यूज़ करें और हम उसे फर्दर डिवाइड कर लें। और वो बिकॉज ऑफ हैविंग दीज सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम टाइप, वो जो एलिमेंट है उसकी एक यूनिक टाइप ऑफ
यूनिक टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं, यानी कि सेम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं उसके उसी वजह से, यानी कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी, उसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी। और इस तरह से हर एलिमेंट की अपनी अपनी मखसूस प्रॉपर्टीज़ होंगी, क्योंकि उन सबके अलग-अलग एटम्स होते हैं। यानी कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन का जो एलिमेंट है वो कार्बन के एटम से मिलके ही बना होगा, जो सल्फ़र का एलिमेंट है वो सल्फ़र के ही एटम से मिलके बना होगा, तो उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी। एलिमेंट्स अकर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म, और जो एटम्स होते हैं वो नेचर में फ्री भी पाए जाते हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। अगर हम देखें तो वो फ्री और कंबाइंड फॉर्म में कैसे पाए जाते हैं, वो फ्री एंड कंबाइंड फॉर्म में इस तरह से पाए जाते हैं कि फ्री और कंबाइंड फॉर्म में वो इस तरह से पाए जाते हैं कि जो H2 है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, वो मोस्टली एग्जिस्ट करता है एज H2। वो ये नहीं है कि सिर्फ H की फॉर्म में एग्जिस्ट कर लेगा। इसी तरह से ज़्यादातर जो गैसेस हैं लाइक Cl2 है, O2 हैं, वो यानी इस तरह से नहीं एग्जिस्ट करती कि सिर्फ O की फॉर्म में एग्जिस्ट कर लें या सिर्फ Cl की फॉर्म में एग्जिस्ट कर लें। वो ऐसे कंबाइंड फॉर्म में Cl2 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। और हम यानी कि अगर किसी रिएक्शंस में भी लेते हैं तो हमें अगर एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल चाहिए तो हम 1/2 Cl2 करके उसको एक क्लोरीन के की तरह से हम कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि ये फ्री स्टेट में पाए ही नहीं जाते। होप सो कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। All the naturally occurring elements found in the world have different percentages in Earth's crust, oceans and atmosphere। अब ये हमारे पास जो टेबल दी गई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये MCQs में इसकी परसेंटेजेस आती हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर लें। लाइक अर्थ क्रस्ट में अब देखें तो 100 में से 47% ऑक्सीजन है, 28% सिलिकॉन है और 7.8% एलुमिनियम पाई जाती है। और ओशंस में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन 86% पाई जाती है, हाइड्रोजन 11% पाई जाती है और क्लोरीन 1.8% पाई जाती है। जबकि हम एटमॉस्फेयर देखें तो नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है और आर्गोन 0.9% पाई जाती है। और जो नाइट्रोजन इतनी ज़्यादा अमाउंट में पाई तो जाती है, लेकिन ये एक इनर्ट गैस है जिसकी वजह से ये किसी से रिएक्ट नहीं करती। एलिमेंट्स में बी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। हम ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो मैटर है वो 3 फिज़िकल स्टेट में ही पाया जाता है। इसी तरह से जो एलिमेंट्स हैं वो भी 3 ही फिज़िकल स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस। अब जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है और उसके अंदर हमने अभी डिस्कस किया कि अगर उसके अंदर 118 एलिमेंट्स हैं तो उनमें से कुछ सॉलिड होंगे, कुछ लिक्विड होंगे और कुछ गैसेस होंगे, लेकिन जो मेजॉरिटी है एलिमेंट्स की वो एज सॉलिड्स एग्जिस्ट करती है। और यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल में कुछ दिए हुए हैं लाइक सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड, ये सारे के सारे एज सॉलिड्स एग्जिस्ट करते हैं। देर आर वेरी फ्यू एलिमेंट्स विच अकर इन लिक्विड स्टेट, और लिक्विड स्टेट में बहुत ही कम पाए जाते हैं वो है मरकरी एंड ब्रोमीन। मरकरी जो कि ज़्यादातर इसमें फीवर को जब हम चेक करते हैं तो उसके अपरेटस में मरकरी यूज़ होता है। आप देखेंगे तो वो थर्मोमीटर में मरकरी एज ए लिक्विड होता है और ब्रोमीन एज ए लिक्विड होता है। तो ये 2 ही हैं आई थिंक के पीरियोडिक टेबल में जो एज ए लिक्विड पाए जाते हैं। अ फ्यू एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज गैसेस, और यानी कि सॉलिड से कम गैसेस में पाए जाते हैं, यानी कि मेजॉरिटी में सॉलिड्स ही होंगे, उससे कम गैसेस में पाए जाते हैं, और वो हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। मैंने अभी आपको बताया कि ये क्लोरीन एंड ऑक्सीजन ये एज ए कम्बाइंड फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि फ्री स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करते। लेकिन ये जो सोडियम है ना, सोडियम Na, ये एज ए फ्री फॉर्म एग्जिस्ट कर सकता है। Na, कॉपर Cu की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ये मरकरी Hg की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ब्रोमीन Br2 की फॉर्म में, यानी कि कम्बाइंड फॉर्म में ये भी ज़्यादातर एग्जिस्ट करता है। On the basis of their properties, elements are divided into metals, non-metals and metalloids. About 80% of the elements are metals.
अब हम देखें तो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स पाए जाते हैं, और ये फिज़िकल प्रॉपर्टी की बेसिस पे नहीं है। जो ऊपर वाली चीज़ें हमने पढ़ी हैं एलिमेंट्स की, वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे पढ़ी हैं, यानी कि उसकी सॉलिड लिक्विड गैस होगी। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होने की वजह से, यानी कि उनके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी बेसिस पे ये कैटेगराइज करते हैं ख़ुद को, और मेटल में, नॉन मेटल और मेटलाइट्स में डिवाइड होते हैं। यानी कि मेटल्स वो होते हैं जो कि अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ कर देते हैं, और नॉन मेटल्स वो होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ नहीं करते, और जो कि मेटलाइट होते हैं वो जब किसी के साथ रिएक्ट करते हैं तो एज ए मेटल के तौर पे रिएक्ट करते हैं, और किसी के साथ एज नॉन मेटल के तौर पे रिएक्ट करते हैं। और लेकिन जो ज़्यादातर एलिमेंट्स जो पाए जाते हैं वो मेटल की फॉर्म में ही पाए जाते हैं। आपने बायोलॉजी में देखा होगा कि एक इस तरह से साइकिल सा बना हुआ है, और उसमें यानी कि दिखाया हुआ है कि इंसान की जो बॉडी है उसके अंदर वो ज़्यादातर वाटर से मिलकर बनी हुई है। तो ये उसी तरह का की इंफॉर्मेशन है जो इन्होंने दी हुई है। मेजर पार्ट ऑफ ए लिविंग बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर। जो इंसान की जो बॉडी है वो ज़्यादातर वाटर से मिलके बनी है, H2O से मिलके बनी है, जो कि 65% to 80% बाय मैस। तो आप इन परसेंटेजेस को भी याद कर लीजिएगा। 6 एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 99% ऑफ आवर बॉडी मैस। तो ये जो 6 एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादातर हमारे बॉडी मैस को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जिनमें 1 ऑक्सीजन 65%, सेकेंड कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.5% एंड फॉस्फोरस 1.5%। पोटाशियम, सल्फर, मैग्नीशियम एंड सोडियम कॉन्स्टिट्यूट 0.8% ऑफ बॉडी मैस। तो ये जो पोटाशियम, सल्फर, मैग्नीशियम और सोडियम है वो जस्ट 0.8% बनाते हैं हमारे बॉडी मैस के, जबकि जो कॉपर, जिंक, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयरन, कोबाल्ट और मैंगनीज़ है ये जस्ट 0.2% बनाते हैं हमारे बॉडी मैस के। अब हम आ जाते हैं एलिमेंट्स की सिंबल्स की तरफ। जो एलिमेंट्स हैं, जब हम इनके कोई रिएक्शन लिखते हैं तो हम पूरा का पूरा सोडियम नहीं लिखते उस रिएक्शन में, हम उसकी जगह उसकी सिंबल यूज़ करते हैं जो कि है Na। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स विच आर एब्रीवेशंस फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि ये उनके नेम की एब्रीवेशन होती हैं। अ सिंबल इज़ टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ दैट एलिमेंट इन इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और जर्मन। If it is one letter, it will be capital as H for hydrogen, N for nitrogen, and C for carbon, etc. In case of two letters symbol, only first letter is capital and the second letter is not capital. For example, कैल्शियम के लिए हम Ca यूज़ करते हैं, सोडियम के लिए Na और क्लोरीन के लिए Cl। अब हम ये देखें कि ये नहीं स्पेसिफिकली नहीं है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज से ही निकले हैं। जो एब्रीवेशंस एलिमेंट्स को दी हुई हैं वो इनके नेम जो ड्राइव हुए हैं वो इंग्लिश से भी हुए हैं, लैटिन से भी हुए हैं, ग्रीक से भी हुए हैं, जर्मन से भी हुए हैं। अब आप ये देखें कि हम वैसे तो सोडियम कहते हैं लेकिन हम उसको एब्रीविएट Na से करते हैं। ये इस वजह से है क्योंकि ये आई थिंक सो ग्रीक लैंग्वेज में या लैटिन लैंग्वेज में नेट्रियम से निकला है जिसकी वजह से इसे Na से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इसका सिंबल है। अब जो एक लेटर वाला है उसको तो हम कैपिटल से डिनोट कर लेते हैं, लेकिन जैसे कि हाइड्रोजन को H से डिनोट कर लेते हैं, और नाइट्रोजन का सिंबल N है, कार्बन का C है। लेकिन जब दो लेटर हो जाते हैं तो जैसे कि कैल्शियम है तो हम फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखते हैं और सेकंड लेटर को स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो ये कैल्शियम के लिए Ca है और सोडियम के लिए Na है और क्लोरीन के लिए Cl है। अब आ जाते हैं हम वैलेंसी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है वैलेंसी, यानी कि ये इसकी डेफिनेशन आपने अच्छी तरह से कर लेनी है और इसका कंसेप्ट आपने अच्छी तरह से समझना है। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज़ वैलेंसी। It is combining capacity of an element with other elements. It depends upon the number of electron in the outermost shell. अब किसी भी एलिमेंट की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है ये वैलेंसी। ये उसकी कैपेसिटी है किसी भी एलिमेंट की, जिस कैपेसिटी से वो दूसरे एलिमेंट के साथ ज्वाइन हो सकता है, कंबाइन हो सकता है, और ये डिपेंड करते हैं कितने उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आप ये पॉइंट इसका क्लियर हो जाएगा जब हम पढ़ेंगे सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स में और सिंपल आयोनिक कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी कैसे बनेगी। अब ये देखें कि जो सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनमें जो वैलेंसी है डिफरेंट एटम्स की, वो उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है विद हाइड्रोजन, यानी कि वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी है विद हाइड्रोजन, यानी कि जितने भी हाइड्रोजन पाए
उसके उसके साथ अटैच होंगे वो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है और वही ही उसकी वैलेंसी है। फॉर एग्जांपल आप HCl में देख लें तो द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज़ 1। अब ये देखें क्योंकि Cl एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है और H2O में जो ऑक्सीजन है वो 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए इसकी 2 होगी। और नाइट्रोजन में वो 3 के साथ बना रहा है तो उसकी 3 होगी। और कार्बन नाइट्रोजन इसमें अमोनिया में 3 हाइड्रोजन के साथ बना रहा है तो इसकी 3 होगी। और मीथेन में कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो वो 4 ही उसकी वैलेंसी है और कि उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी ही इतनी है। और ये हमने पढ़ा है कि ये सिंपल कोवलेंट कंपाउंड में है और ये इसके आउटर मोस्ट शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ये आपको फर्दर आयनिक कंपाउंड्स में जब आप पढ़ेंगे तो आपको फर्दर ये क्लियर हो जाएगा। इन सिंपल आयनिक कंपाउंड्स वैलेंसी इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब आयनिक कंपाउंड्स में ये कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं है कि यानी कि वो शेयरिंग नहीं कर रहा, वो बल्कि क्या कर रहा है, वो अपने जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो वो लूज़ कर रहा है वो उसकी वैलेंसी है और जो दूसरा जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है वो उसकी वैलेंसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो NaCl होता है उसमें यानी कि सोडियम की +1 वैलेंसी हो जाती है और जो क्लोरीन है उसकी -1 हो जाती है, क्योंकि जो सोडियम होता है वो एक लूज़ कर रहा होता है अपना इलेक्ट्रॉन और जो क्लोरीन होता है वो एक गेन कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन सोडियम से और वो NaCl का आयोनिक कंपाउंड बना रहे होते हैं। और ये सब वो इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट मतलब वो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करना चाहते हैं। Elements having less than 4 electrons in their valence shell prefer to lose the electrons to complete their octet। अब जो आउटर मोस्ट शेल है एक एलिमेंट का, अगर उसमें 4 इलेक्ट्रॉन से कम है इलेक्ट्रॉन्स तो वो चाहता है कि वो उन इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दे और अपना जो पहले वाला जो उसके नीचे वाला उसका शेल है वो उसका आउटर मोस्ट शेल बना ले और उसका यानी कि वो ऑक्टेट कंप्लीट होगा, यानी कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एटम्स ऑफ सोडियम, magnesium and aluminium have 1, 2 and 3 electrons in their valence shells respectively। क्योंकि सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो वो यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन तो उसको कोई नहीं देगा, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके खुद को स्टेबल बनाएगा और अपना आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करेगा एक इलेक्ट्रॉन दे के और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और जो मैग्नीशियम है क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 हैं तो वो 2 को लूज़ कर देगा। एलुमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 है तो वो 3 को लूज़ कर देगा और इसीलिए जो सोडियम की वैलेंसी है वो 1 होगी, मैग्नीशियम की 2 होगी और एलुमिनियम की 3 होगी। ऑन दी अदर हैंड एलिमेंट्स हैव 5 और मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अब जो एलिमेंट्स हैं जिनके पास 4 से ज़्यादा हैं तो वो तो यानी कि ईज़िली दूसरे एटम से ले लेंगे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो तो करीब हैं 8 के, तो वो यानी कि 2 ले लेंगे या 3 ले लेंगे या 4 ले लेंगे, तो इस तरह से वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन हैव 5, 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल्स रिस्पेक्टिवली। अब नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, ऑक्सीजन को 2 चाहिए और क्लोरीन को 1 चाहिए। तो वो जिसके साथ भी बॉन्ड बनाएंगे तो वो एज नॉन मेटल एक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन है वो एज ए नॉन मेटल एक्ट करेंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स लेंगे दूसरों से, जबकि सोडियम, मैग्नीशियम और एलुमिनियम है ये एज मेटल एक्ट करेंगे और ये अपने लूज़ करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स को। और इस तरह से जो नाइट्रोजन की वैलेंसी है वो 3 है, ऑक्सीजन की 2 है और क्लोरीन की 1 है रिस्पेक्टिवली। A radical is a group of atoms that have some charge। अब जो रेडिकल होता है वो ग्रुप ऑफ एटम है जो कि कोई चार्ज रखता है। यहाँ पे ये देखें इन्होंने रेडिकल्स दिखाए हुए हैं ये टेबल में। हाइड्रोक्साइड, ये देखें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ग्रुप है और उसके ऊपर माइनस का चार्ज है।
अब आपने ये सब याद करना है। सोडियम के सिंबल और वैलेंसी, सोडियम के सिंबल है Na और इसकी वैलेंसी है 1। हाइड्रोजन का सिंबल है H और इसकी वैलेंसी है 1। पोटाशियम का सिंबल K है और इसकी वैलेंसी है 1। क्लोरीन का सिंबल Cl है और इसकी वैलेंसी है 1। सिल्वर Ag से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैलेंसी है 1। ब्रोमीन Br से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैलेंसी है 1। मैग्नीशियम Mg से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैलेंसी है 2। आयोडीन I से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैलेंसी है 1। कैल्शियम को Ca से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी है 2। ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी 2। ये इन्होंने यहाँ तक कार्बन तक एलिमेंट्स दिए हुए हैं और उनके सिंबल बताए हुए हैं और साथ ही उनकी वैलेंसीज दी हुई हैं। ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। और यहाँ से कार्बोनेट से CO3 और ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ये यहाँ से इन्होंने रेडिकल्स की एग्जांपल दी हुई हैं और ये 2 इसकी वैलेंसी है। ये कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव इसका सिंबल है। और उसके बाद अमोनियम आ रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसका 1 आ रहा है। यानी कि रेडिकल पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और ये यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे ये ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, लाइक फॉस्फेट है तो फॉस्फोरस और 1 फॉस्फोरस और 4 ऑक्सीजन के एटम मिलके ये रेडिकल बना रहे हैं और इनके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है और इसीलिए रेडिकल की वैलेंसी 3 है। सम एलिमेंट्स शो मोर देन वन वैलेंसी, और जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो एक से ज़्यादा वैलेंसीज शो करते हैं, इसलिए ये हम कहते हैं कि ये रखते हैं वेरिएबल वैलेंसीज। वेरिएबल मीन्स मुख्तलिफ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एग्ज़ाम्पल इन्होंने दिया फेरस सल्फ़ेट की। फेरस सल्फ़ेट FeSO4 से हम डिनोट करते हैं और इसकी जो वैलेंसी है वो 2 है। इन फेरिक सल्फ़ेट Fe2SO4 थ्राइस द वैलेंसी ऑफ आयरन इज़ 3। अब यहाँ पे देख लें तो FeSO4 में इसकी वैलेंसी 2 आयरन की 2 है, जबकि Fe2SO4 थ्राइस में आयरन की वैलेंसी 3 है। यहाँ पे जो आयरन है वो एज ए मेटल एक्ट करता है, यानी कि वो या तो +2 हो रहा होता है या +3 हो रहा होता है। क्योंकि आप यहाँ पे देखें तो सल्फ़ेट में SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो यानी कि 2 नेगेटिव चार्ज है, तो जहाँ पे SO4 2 नेगेटिव Fe के साथ लिंक करेगा तो Fe के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा और SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव। इस तरह से ये आराम से स्टेबल हो जाता है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेता है। जनरली द लैटिन और ग्रीक नेम ऑफ द एलिमेंट, फॉर एग्जांपल फेरम इज़ मॉडिफाइड टू एंड इन OUS फॉर द लोअर वैलेंसी। अब यहाँ देखें तो जो लोअर वैलेंसी 2 वाला है, तो जो इसका बेसिक लैटिन या ग्रीक वर्ड का नेम है फेरम, जो बेसिक इसका नेम है वो चेंज हो जाता है लोअर वैलेंसी की वजह से। फेरस में चेंज हो जाता है फेरम से, और जब हायर वैलेंसी यानी कि 3 होती है तो वो फेरम से फेरिक में चेंज हो जाता है। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर इन विच वी डिस्कस्ड अबाउट सम बेसिक कंसेप्ट्स। हमने मैटर को डिस्कस किया और उसकी प्योर फॉर्म सब्सटेंस को डिस्कस किया और उसकी इम्प्योर फॉर्म मिक्सचर को डिस्कस किया। फिर हमने फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। फिर हमने एलिमेंट्स को डिस्कस किया कि कैसे पहले बहुत कम एलिमेंट्स नोन थे, फिर बहुत वर्क हुआ और अब बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स यानी कि उन्होंने डिस्कवर कर लिए हैं। और उसके बाद हमने एलिमेंट की डेफिनेशन पढ़ी कि कोई भी सब्सटेंस जो कि सेम टाइप ऑफ एलिमेंट एटम्स से मिलके बना होता है, और जो वो एटम जिनके सेम एटॉमिक नंबर होता है और जो कि सिंपल सब्सटेंसेस में किसी भी ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स से डिकम्पोज नहीं होते, और उनकी इसी सेम एटॉमिक नंबर रखने की वजह से, सेम टाइप ऑफ एटम्स रखने की वजह से जो एलिमेंट्स हैं उनकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और उसके बाद हमने नेचुरल अबंडेंस पढ़ी डिफरेंट एलिमेंट्स की इन अर्थ क्रस्ट, ओशन एंड एटमॉस्फेयर। उसके बाद हमने फ़िज़िकल स्टेट में पाए जाने वाले एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, डिफरेंट फिजिकल स्टेट में पाए जाने वाले, लिक्विड में पाए जाने वाले, सॉलिड में, गैस में पाए जाने वाले मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स का कंसेप्ट आपको दिया। और फिर हमने सिंबल्स के बारे में डिस्कस किया कि एलिमेंट्स को कैसे सिंबल से हम डिनोट करते हैं अपनी ही कन्वीनियंस के लिए।
और वैलेंसी का कंसेप्ट हमने पढ़ा, वैलेंसी और सिंपल कोवलेंट कंपाउंड में वैलेंसी क्या होती है और सिंपल आयोनिक कंपाउंड में वैलेंसी क्या होती है ये पढ़ा। और हमने रेडिकल के बारे में पढ़ा और हमने वेरिएबल वैलेंसी के बारे में पढ़ा। और ये आपने टेबल अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।